हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW1DIS। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। तो 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में हम लोग एक आर्टिकल तो इतना ज़बरदस्त देखते हैं भाई साहब, ये वंस इन अ ब्लू मून टाइप है। साल भर में एक आधे आर्टिकल ही ऐसे आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इस बार एस्पिरेंट्स मेंस एग्जाम दे रहे हैं ना, वो बाकी देखें ना देखें, इस आर्टिकल को स्किप करके जरूर से देख लेना। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर टाइमलाइन भी लगा दूँ, तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर से देखना। आपका समझ लो पूरा स्पेस इसी से कवर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आता है स्पेस से वो आप आंसर कर पाओगे। इतना बढ़िया आर्टिकल ये। अगला आर्टिकल हमारा मिनिएचर एडिटर, मतलब क्रिस्पर कैस9। देखो, वैसे तो एक अपने आप में जीन एडिटिंग टूल है ये, लेकिन प्लांट्स के लिए ना ये यूज़फुल नहीं था, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा था। प्लांट्स के डीएनए इस पर कट वट नहीं हो पाते थे। तो उसके लिए एक नया कुछ मिनिएचर एडिटर आया है, उसके बारे में समझेंगे। एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं जू फार्माकोग्नोसिस। ये जो जू फार्माकोग्नोसिस है, इसके बेसिस पर हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, पहले तो ये टर्म क्या है और क्या एक्चुअल यूज़ हो सकता है इसका। और एक आपका कैंसर से रिलेटेड टेस्ट के ऊपर है। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बहुत अच्छे से, बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करके पेशेंट्स को इस आर्टिकल को लिखा गया। तो तीनों ही आर्टिकल बड़े ही शानदार हैं। शुरुआत के 3 आर्टिकल्स को मैं क्विकली रिवाइज करवाऊंगा आपको, या फिर क्विकली कवर करूंगा, जाकि हम 4th पॉइंट पर डिटेल से डिस्कशन कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल। यहाँ पर 2 कंपनीज़ है, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप बोल सकते हो। ये पेन स्टेट है और आईकार। इन दोनों लोगों ने मिल के ये पूरा एक छोटा सा टूल बनाया है प्लांट जीनोम पर। देखो, वैसे ये कोई टूल ना बहुत नया नहीं है। इसका जो नाम है ना, वो है TNPV बेस्ड एडिटर। जैसे क्रिस्पर कैस9 होता है, तो वैसे ही समझ लो इसका नाम है TNPV एडिटर। TNPV बेस्ड एडिटर पुराना है, कोई नया नहीं है। इन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। और अपग्रेड करके इन्होंने क्या किया है कि एक नया बैक्टीरिया खोजा है जिसका नाम है डिनोकोकस रेडियोड्यूरांस। तो डिनोकोकस रेडियोड्यूरांस का ये जो बैक्टीरिया है ना, यहाँ से इन लोगों ने इस नए वाले क्रिस्पर कैस9, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो ना, वैसे ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है ISDRA Z TNPV। तो यहाँ पर नाम देखो थोड़ा सा टफ है, बट हाँ, इसी क्रिस्पर कैस9 की जगह इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अब सबसे पहले जो भी ऐसे लोग हैं जिनको क्रिस्पर कैस9 के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस्पर कैस9 बेसिकली एक जीन एडिटिंग टूल है, जो कि किसी, मतलब आप समझो कि कोई एक नया टूल हम लोगों ने अपने खुद से लैब में नहीं बनाया है। ये तो भाई साहब एक बैक्टीरिया के अंदर कुछ नेचुरल टेंडेंसी, जैसे मान लो कि इस बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया अगर आ जाता है इसके अंदर, तो उस बैक्टीरिया से, कोई वायरस इसके अंदर आ जाता, तो उस वायरस से लड़ने के लिए ये बैक्टीरिया जो मैकेनिज्म अपनाता, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हो आप लोग, वो ही है क्रिस्पर कैस9, है ना। वो ही है क्रिस्पर कैस9। अल्टीमेटली इसमें होता क्या है कि ये जो भी वायरस इसके अंदर घुस रहा है, इस वायरस के पास इसका खुद का कुछ ना कुछ तो DNA मटेरियल्स होगा। और ये क्रिस्पर कैस9, यहाँ पर जो कैस9 है, ये अपने आप में एक मॉलिकुलर सीजर जैसा है। मॉलिकुलर सीजर, जो हम लोग कैंची बनाते हैं ना पेपर काटने के लिए, समझ लो वैसे ही ये जीन काट देता है, तो ये DNA काट देता है। तो ये क्या होता है कि जो भी वायरस का DNA इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करके इसको अपने अंदर हाईजैक करने की कोशिश करने ही वाला होता है, उससे पहले कैस9 जाके उसके DNA के बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े काट देता है। तो इससे क्या होता है कि कुछ भी अटैचमेंट इसके अंदरूनी जीनोम में हो ही नहीं पाता है, जिससे कि ये वायरस इनइफेक्टिव हो जाता है इस बैक्टीरिया के लिए। तो हमें बेसिकली पर्पज़ ये समझ में आया कि अच्छा भाई साहब, ये जो क्रिस्पर कैस9 है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि डीएनए को काट देता है। तो डीएनए को एडिट करने का मतलब क्या होता है? डीएनए को एडिट करने का मतलब भी यही होता है कि उसको एक सर्टेन जगह से कट कर दो, और जो भी उसमें प्रेस्क्राइब्ड सिचुएशन में जो भी एक अच्छा वाला जीन होगा, हेल्दी वाला जीन होगा, उससे उसको रिप्लेस कर दो। यही होती है जीन एडिटिंग, है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग, इसको जो भी आप वर्ड देते हो। तो यहाँ पर बेसिकली ना हम लोगों ने क्या किया, क्रिस्पर कैस9 में, क्रिस्पर कैस9 को इस बैक्टीरिया के अंदर से, ये एक्चुअल में ये सब क्या है, ये सब एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं ये सब। इन एंजाइम्स को हमने बाहर निकाला और हमने अपने ह्यूमन के अंदर के जीन एडिटिंग, या फिर किसी भी एनिमल, प्लांट, कहीं पर भी आप यूज़ करो इसको, उनकी जीन या फिर उनके DNA को कट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करने लगे। इसमें 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक कैस9 जो कि मॉलिकुलर सीजर होता है, जो कि उस पर्टिकुलर DNA को आप बोलो कट करता है। मान लो यहाँ से और यहाँ से इसको कट करना था, तो यहाँ से और यहाँ से ये जो मॉलिकुलर सीजर होगा, ये इसको कट करने के लिए कैस9 का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। लेकिन इसको बताएगा कौन कि भाई साहब यही एक परफेक्ट लोकेशन है जहाँ से तुमको कट करना है? इसके लिए आता है गाइड RNA। गाइड RNA एक्चुअल में लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये लैब में मैन्युफैक्चर्ड एक तरीके से समझ लो कुछ कोडॉन्स होते हैं
जो कि मैच कराते हैं डीएनए में कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक का रीड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का रीड कर लिया, ओके दिस इज द परफेक्ट लोकेशन, भाई इसके बीच में काट दो। तो गाइड आरएनए समझ लो Cas9 को गाइड करता है कि तुम्हें यहाँ से कट करना है। और ये जो न्यू सेट ऑफ डीएनए है ये भी क्रिस्पर Cas9 के इस जीन एडिटिंग टूल के अंदर में हम समझ लो एक और पैच इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कि जो भी रिक्वायर्ड हेल्दी डीएनए है जिसको रिप्लेस करना है बाद में, उसको भी हम साथ में भेज सकते हैं। जब ये कट करेगा तो उसी जगह पर नए सेट ऑफ डीएनए को भी हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है क्रिस्पर Cas9 का। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ये क्रिस्पर Cas9 एक्चुअल में प्लांट्स के लिए जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है मॉलिक्यूलर सीजर, वो बेसिकली Cas9 होता है, Cas12 होता है, ये सारे होते हैं, लेकिन ये सब ना साइज में थोड़े बड़े हैं। इसीलिए प्लांट के पर्टिकुलर जीनोम को या फिर इस पूरे डीएनए सीक्वेंस में कहीं पर कट लगाना है तो उसके लिए उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते थे, या फिर उतने अंदर सेल के अंदर घुस के वो कट नहीं कर पाते थे। इसी चीज़ को रिप्लेस करते हुए ये नई टेक्नोलॉजी आ गई भाई साहब, जिसका नाम है ISDRA ZTNPB। ये एडवांस्ड वर्जन में ये क्या कर सकता है, इसके पास और भी काबिलियत है। इसके पास ये भी एक नई काबिलियत आ गई है कि ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को स्वैप कर सकता है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम लोग इसको तो कई बार पढ़ चुके हैं, मान लो कि ये आपका कोई क्रोमोजोम था भाई साहब, इस क्रोमोजोम को जब आपने ओपन किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लिपटे हुए ये धागे दिखे। तो हमने बोला कि भाई साहब ये जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है, और जो ये धागा दिख रहा है ये एक्चुअल में हमारा डीएनए है। इसको जब और ओपन किया तो पता चला ओ ये तो डबल स्ट्रैंडेड निकल गया भाई साहब, अरे डबल स्ट्रैंडेड, और इनके बीच में ये क्या है, ओ ये तो न्यूक्लियोटाइड के कुछ हिस्से हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड के हिस्से क्या क्या हैं, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से, एक है आपके लिए शुगर ग्रुप, है ना, दूसरा है आपके लिए फॉस्फेट ग्रुप। ये शुगर और फॉस्फेट दुनिया के किसी भी प्रजाति में एक ही होता है। जो अंतर आता है वो सिर्फ इन सीक्वेंस में तीसरा न्यूक्लियोटाइड में आता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर्स। क्या बोल दिया, नाइट्रोजन बेस पेयर्स। और ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स है ये बेसिकली 4 फॉर्म्स में हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए इसको इतना स्पीडली मैं इसको कवर कर रहा हूँ। और इसी ATCG के सीक्वेंस में ही हमारा पूरा का पूरा ये जीनोम डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इस ATCG में कहाँ पर इनको कट करना था वही कोड हम बता देते थे। प्लांट्स में एक्चुअल में यही नहीं हो पाता था। प्लांट्स में जब नहीं हो पाता था तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को भी स्वैप कर सकता है। मतलब कि अगर मान लो हमारा सिर्फ जो टारगेट है वो टारगेट सिर्फ ये वाला है, ये वाला पर्टिकुलर डीएनए है, तो इस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को वो, जैसे नाइट्रोजन बेस पेयर को वो क्या कर सकता है, स्वैप कर सकता है। मान लो ये था AT, इसको स्वैप करके वो क्या बना देगा, इसको बना देगा C और G। ऐसे कुछ एडिटिंग टूल्स इसके अंदर में है, ठीक है। तो स्वैपिंग टेंडेंसी है अब इस नए वाले टूल के अंदर। पहले भी TNPB बेस्ड एडिटर हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके पास ये सब स्वैपिंग वगैरह की काम नहीं कर पाता था वो। इसमें हम लोगों ने और क्या चेंज किया है, हाई रेजोल्यूशन अपग्रेड की बात कर रहे हैं यार, तो इसमें हम लोगों ने एक तो कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन किया है। कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि आप लोग 2 वर्ड से भली बातें परिचित होंगे। 2 प्रकार के सेल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। जो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, तो पुराने जमाने के सेल्स जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बोले तो वेल डिफाइंड है, तो इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। तो और आपको ये भी पता है कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है भाई साहब, ये जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअल में इसमें बहुत सारे कोड्स हैं, या फिर आप यूँ बोल लो कि इसके अंदर बहुत सारे रेसिपी हैं जिससे कि हम लोग प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के ये जो पूरे के पूरे इसमें आपके पास कोड्स लिखे हुए हैं, यही सब कुछ इसके अंदर में ATCG के फॉर्मेट में दिखते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये है, इस पूरे आर्टिकल में एक्चुअल में इस नए वाले टूल के बारे में लिखा है ना। मैंने अभी तक आपको बेसिक बता दिया और इस टूल के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम बात करते हैं कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन को। तो कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हम ये जो बैक्टीरिया देख रहे हैं ना, ये प्रोकैरियोटिक है, और जो प्लांट पर हम इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो भी प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होते हैं उसमें जो भी, देखो प्रोटीन क्या होता है बेटा, प्रोटीन आपके एमिनो एसिड के चेन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन एमिनो एसिड के चेन होते हैं। तो एमिनो एसिड किस हिसाब से लिपट के एक प्रोटीन बनाता है, मतलब कि आड़ा तिरछा होके, उसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो इसकी रेसिपी है ना इस प्रोटीन को बनने की इन एमिनो एसिड्स के थ्रू, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग हो जाती है।
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या आप लोग को ये बात भी पता है कि हम लोग एक प्रोसेस हमेशा से पढ़ते आते हैं जिसको कि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि भाई साहब देखो हमारे पास डीएनए है, इसको अगर हम लोग एमआरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्चुअल में जब भी हम लोग अब इस प्लांट के डीएनए को एडिट करने की बात कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो हम दो मेथड्स अपना सकते हैं। पहला, हम लोगों ने देखा कि भाई साहब डीएनए जो प्लांट का है, बेस डीएनए जो प्लांट का है उसमें ही एडिटिंग कर दो, है ना। या तो दूसरा क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन के साथ में हम लोग प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में भी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि जिन एमिनो एसिड की इस यूकैरियोटिक सेल को रिक्वायरमेंट थी, प्रोकैरियोटिक सेल से निकला ये ISDRAZTNPB वाला जीन, हम लोग उसमें क्या करेंगे, थोड़े से चेंजेस कर देंगे, मतलब कि ऑप्टिमाइज कर देंगे उसको नए वाले सेल के हिसाब से। तो दो तरीके हो सकते हैं, है ना, दो तरीके। जो TNPB बेस्ड एडिटर है दे कैन एडिट द प्लांट जीनोम बाय टू मेथड्स। पहला एक तो बेस एडिटिंग हो गया, बेस एडिटिंग मतलब कि आप सीधे सीधे उनका डीएनए चेंज कर दो। या दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन का मतलब ही यही है कि जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है ना, जहां पर वो कोड्स लिखे हुए हैं प्रोटीन बनाने के, जब वो mRNA के फॉर्म में आएगा, और प्रोटीन कौन बनाता है अपने सेल के अंदर में, राइबोसोम्स बनाते हैं। इन राइबोसोम के पास आके बोलेगा कि भैया मैं तेको रेसिपी लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे करके तुम मेरा प्रोटीन बना दो। तो इसी प्रोटीन बनाते टाइम पर वो क्या करेगा, इसको मॉडिफाई कर देगा, किसके हिसाब से, यूकैरियोटिक सेल के हिसाब से। तो जो नया प्रोटीन बन रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग प्लांट में एडिटिंग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से दो हिस्से हैं इसके, और ये चूंकि साइज में काफ़ी छोटा है तो ये बिल्कुल डीप डाइव करके अंदर अंदर के डीएनएस को भी ये, या फिर उस पूरे जीन को भी ये मॉडिफाई करने की काबिलियत रखता है। हालांकि इसके एफिशिएंसी पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सब लोग खुश हैं इस बात पर कि अभी तक जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पर ISDRAZTNPB 30% के आसपास इफेक्टिवली प्रूव हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था इसके बारे में। अगला आर्टिकल जो है ना हमारा, वो जू फार्माकोग्नोसी के बारे में है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। देखो जू मतलब सबको पता है यार, जू मतलब कोई भी चीज़ जो कि जानवरों से रिलेटेड हो, है ना, एनिमल से रिलेटेड हो। और फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली ड्रग्स या फिर टॉनिक्स जो कि हेल्थ के लिए इस्तेमाल हो, उनकी स्टडी अगर कर रहे हैं हम, इन दोनों को मिला दो तो हम लोग बोलते हैं जू फार्माकोग्नोसी। इसका मतलब है कि जो भी जानवर, ऐसा देखा गया है 3000 साल पहले, मतलब काफ़ी पहले पहले की बात है, 3000, कोई 4000, कोई 5000 साल पहले, और इनफैक्ट उससे भी पहले पहले एक ना रोमन नेचुरल हिस्टोरियन थे, प्लिनी। इन लोगों ने आपने नाम सुना होगा इनका, प्लिनी। इन्होंने ना अपनी किताब में मेंशन किया था कि भाई साहब 2000 साल पहले भी ऐसे कई सारे जानवर हुआ करते थे जो कि प्लांट्स की वैरायटीज़ को समझ पाते थे, जिससे कि उन प्लांट्स को वो खा लेते थे या फिर उसको चबा के अपने चेहरे पर या फिर जहाँ पर भी उनको कट लगता था, कभी लड़ाई झगड़ा करने लगे आपस में, तो उसको हील करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, और वो आज भी है। वही सारी चीज़ें ना हम इसमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही शानदार सा ये आर्टिकल लगा मुझे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो सबसे अच्छा मुझे लगा इसमें कि देखो हम लोग क्या, जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में हम लोग उसको ग्वार पत्ता बोलते हैं, है ना, ग्वार पत्ता। जो ये ग्वार पत्ता होता है, इसमें कई सारे एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जैसे हमारा लोग का इतना सारा पुराना जो आयुर्वेदा है, वैसे ही चाइना का एक बहुत ही पुराना ऐसे ही मेडिकल सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ोंगी। ये देखो ये लिखा है ज़ोंगी। सिमिलरली अरबिया का भी एक पूरा सिस्टम है अपना। तो अरबिया, ज़ोंगी, या फिर हमारा खुद का आयुर्वेदिक सिस्टम, ये सब इन लोगों से भी कई सारी चीज़ों को सीख के यहाँ पर रखता है। तो दोनों का ना मिश्रण पहले के टाइम पर होता था, जहाँ पर हम लोग नेचुरल मेडिकेशंस की बात करते थे। अब तो भाई साहब एलोपैथी और ये सब आ गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम भूल चुके हैं। लेकिन राइटर इसके थ्रू वापस याद दिलाना चाहते हैं कि देखो चरक संहिता की भी बात करोगे ना, तो चरक संहिता में च्यवनप्राश बनाने की विधि लिखी थी, और च्यवनप्राश आज भी हम लोग खा रहे हैं, और उसके इम्यूनिटी पर कैसा इफेक्ट पड़ता है वो भी हम लोग को पता है। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ें जो कि हमारे नेचुरल हिस्ट्री में लिखी गई थी, जो कि हमारे ऐसे प्लांट्स या फिर प्लांट की अलग अलग स्पीशीज़ और इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग करते थे। तुलसी है, अदरक है ना, ऑरिगेनो, ओनियन, आर्टिचोक्स, कैम्फर, कोकोनट, कैस्टर ऑयल, ये सब जितने भी हैं, इन सब का इस्तेमाल करके वापस से हमें थोड़ा बैक टू द वेदास टाइप वाला फिलॉसफी अपनाना चाहिए, और फिर से मेडिकेशन सिस्टम को थोड़ा रिन्यू करना चाहिए। हमें अपने आयुर्वेदा सिस्टम को भूलना नहीं चाहिए, यही आर्टिकल कहना चाह रहा है।
अगला आर्टिकल हमारा है कि हाउ ब्लड बेस्ड टेस्ट फॉर कैंसर स्क्रीनिंग कुड सेव लाइव्स। देखो एक ना यहाँ पर टेस्ट का जिक्र किया गया है, इस टेस्ट का नाम है मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट। ये क्या चीज़ है, सबसे पहले यही समझते हैं। देखो यूजुअली आपको मैं थोड़ा डेटा देता हूँ। सबसे पहले कैंसर से ना इस पूरे दुनिया में लगभग 18% जो टोटल डेथ होते हैं ना नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से, उसका 18% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कैंसर की वजह से होता है। मतलब 18% डेथ सिर्फ कैंसर की वजह से होते हैं। 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख नए पेशेंट्स कैंसर के नए केसेस सामने आए थे, जो कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक आते आते ये 12% में और इजाफा देखने को मिलेगा हमें। बेसिकली जो भी कैंसर पाए जाते हैं ना, उसमें से जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं वो एक होता है ब्रेस्ट कैंसर, एक होता है सर्वाइकल कैंसर। ये दो कैंसर है जो कि महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इवन ओवेरियन कैंसर भी आप बोल सकते हो, ये भी महिलाओं में देखने को मिलते हैं। और कोलोरेक्टल कैंसर होता है, कोलोरेक्टल कैंसर। ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा कोलॉन होता है, रेक्टम पार्ट होता है, वहाँ का कैंसर है। वैसे तो देखो इन सब के अलावा एक और भी कैंसर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ये जो प्रोस्टेट कैंसर होता है ये मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक्चुअल में मेल्स में सीमेन प्रोड्यूस करने का काम करता है और वहाँ पर भी ये कैंसरस चीज़ें दिखती हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को अगर हमें इम्प्रूव करना है, इतना सारा केस बढ़ता जा रहा है, इनको इम्प्रूव करने के लिए राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि ना एक ना कैंसर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कैंसर स्क्रीनिंग का क्या मतलब है कि जिसको कैंसर है नहीं है मतलब ही नहीं है भाई साहब, तुम अपना ब्लड टेस्ट कराओ, है ना। ब्लड टेस्ट ये जो है MCED के थ्रू हम लोग मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट में, इस ब्लड टेस्ट के अंदर में हम लोग ऐसा टेस्ट इंक्लूड कर रहे हैं कि आपके ब्लड सैंपल्स में ही जितने भी ऐसे ट्यूमर के DNA होंगे या फिर ट्यूमर के सेल्स होंगे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और ये देखेंगे कि वो कैंसरस है कि नहीं। और इस सेल्फ स्क्रीनिंग से या फिर अर्ली कैंसर स्क्रीनिंग से क्या होगा कि आप ना कैंसर अगर आपको प्रभावित करने वाला है, कैंसर का वायरस आपके अंदर घुसा हुआ है, तो ये ना अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। अर्ली डिटेक्ट अगर हो गया ना तो इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बहुत आसानी से और इसका ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं होगा। लेकिन यही अगर लेटर स्टेज में डेवलप होता है, लेटर स्टेज में डिटेक्ट होता है, तो फिर उस केस में इसका डिटेक्शन तो चलो बाद में हुआ, लेकिन जिस पेनफुल प्रोसेस से आप गुजरोगे ना वो फिर आपके लाइफ को मतलब सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर असली बात बताऊं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक्चुअल में ना जितना ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना बढ़िया है। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि हम लोग ना सबको टेस्ट करवाते हैं और इनफैक्ट ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। यूके में जो नेशनल हेल्थ सर्विस प्लान है उसमें ऑलरेडी ये बात बोली गई है कि नेक्स्ट 2028 तक हम लोग कैंसर के जितने भी डिटेक्शन हैं उसमें अभी ऑलरेडी ये लोग 50% केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसी कैंसर स्क्रीनिंग से। ये बोल रहे हैं कि इस कैंसर स्क्रीनिंग के 50% हिस्से को हमें बढ़ा के 75% तक करना है, कि मतलब 75% केसेस उनके ऐसे ही कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में डिटेक्ट हो जाएं और अर्ली डिटेक्शन के थ्रू हम लोग कैंसर पीड़ित पेशेंट्स को ट्रीट भी कर पाएँ। सिमिलरली बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के कई सारे पार्ट्स में ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड कैंसर स्क्रीनिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है। 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी यही बताया गया था कि जो ऐसे कैंसर स्क्रीनिंग से जितना हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं ना वो बहुत ही कम है, वो है 0.2 से 2%, जो कि बेसिकली आपके सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर्स भी होते हैं। तो ओरल कैंसर्स आपके मुंह के कैंसर को बोलते हैं, है ना। गुटखा चबाते हैं लोग और ये सब जो करते हैं उनको ओरल कैंसर होता है। तो 0.2 से 2% तक ही हम लोग का बस है। और बताओ एक तरफ हमारा यूके है जो कि 75% तक रीच आउट करने वाला है 2028 में। तो राइटर का यही सजेस्ट करना है कि यार देखो इंडिया में ना इस प्रकार का MCED टाइप का टेस्ट होना चाहिए। MCED क्या है? मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट। ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसमें 50 से भी ज़्यादा टाइप्स के कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि MCED अभी भी हमारे यूनाइटेड स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा अप्रूव नहीं है। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे MCED जो आते हैं वो डॉक्टर के पास डायरेक्टली कंसल्ट करके बोलते हैं कि सर जी ये हमारा ना लेबोरेटरी डेवलप्ड टेस्ट है, इसको आप आराम से किसी भी पेशेंट्स के साथ करा सकते हैं, बट स्टिल दिस इज़ नॉट अप्रूव्ड। लेकिन हाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है वो कराता है। लेकिन देखो राइटर का एक बात कहना है कि देखो जब भी आप लोग ऐसे कैंसर स्क्रीनिंग कराओ ना, उसका एक मुद्दा हमेशा क्लियर होना चाहिए और वो है कि भाई साहब उसका रेट कम होना चाहिए, प्राइस बहुत कम होना चाहिए उसका। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पर है उसका एक MCED का जो LDT टेस्ट है उसको कराने में लगभग 15,000 रुपये खर्चा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ और भी प्रॉब्लम है। 15,000 के साथ साथ ये कई बार फॉल्स पॉजिटिव रेट दे देता है
और ऐसे केसेस में 50% हिस्से देखे गए हैं जहाँ पर उसने कैंसर था नहीं लेकिन बता दिया। अब सोचो कि हर 2 में से 1 पेशेंट को गलती बता दे रहा है वो, तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई भी इस पर डिपेंडेंट ही नहीं होगा फिर। और सोच लो कि मान लो किसी को कैंसर नहीं है, उसको बता दिया कैंसर है, तो अब तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसके थ्रू क्या होगा, कई बार हम लोग ओवर डायग्नोसिस और ओवर ट्रीटमेंट जैसे प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। ज़्यादा डायग्नोस कर दे रहे हैं लोग, अब खूब सारे टेस्ट करवा रहे हैं, पैसे जेब में भर रहे हैं वो जो भी टेस्ट सेंटर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके थ्रू हमें ओवर ट्रीटमेंट मिल रही है, इसके थ्रू सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जैसे ही ये LTD है, LDT मतलब कि कोई भी फाइनल गाइडलाइंस तो आई नहीं है इसको इस्तेमाल करने के लिए, तो जो भी लेबोरेटरी डेवलप टेस्ट है, पहले तो इनका रिपोर्ट जब भी आए तो जल्दी से जल्दी कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस के साथ आना चाहिए कि भाई साहब देखो इस तरीके से इवैल्यूएट किया है तुम्हारे ब्लड को, ये चीज़ें होने की संभावनाएं हैं, तुरंत ही काउंसलिंग सर्विस इनको देना स्टार्ट कर दो, जिससे कि उनको एकदम से ना मतलब खलबली ना मच जाए उनको, कि एकदम से उनको झटका लग जाएगा अगर किसी को भी बताओगे कि आपको कैंसर हो गया है ना। तो इसीलिए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ही देखना चाहिए। और राइटर हर बार कैंसर स्क्रीनिंग को ही एक अल्टीमेट टूल बता रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब हम आते हैं अपने फाइनल आर्टिकल की तरफ में, जो कि है इंडियन स्पेस मिशन के अलग अलग मुद्दे। सबसे पहले 2023 में हम लोगों ने ना ऐसे टोटल 12-13 न्यूज़ सुने, बड़े बड़े न्यूज़ सुने, तो हमें लगा कि यार इसरो हाइपर एक्टिव है। अब 2024 का अगस्त आ गया है, लेकिन इसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कुछ एक्टिव मिशंस नहीं देखे। चंद्रयान मिशन पिछले साल ही चला गया, आदित्य L1 मिशन पिछले साल ही चला गया। तो हम लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसरो हाथ पे हाथ धरे बैठी है ना, उसका बहुत सारा काम पीछे पीछे चल रहा है। और अभी आज के इस आर्टिकल में थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। लेकिन 2023 के अगर मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में देखें तो ये हमारा सबसे पहला जो है वो आदित्य L1 मिशन है। आदित्य L1 मिशन आप सबको पता है 2 सितंबर 2023 को जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो दिस इज़ वन ऑफ द मिशन जो कि हमारे चंद्रयान मिशन के साथ साथ, किसके, चंद्रयान मिशन के साथ साथ ये मतलब हम लोगों ने चलो मून मिशन तो सक्सेसफुल भेज दिया और इस पर खूब सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हमने। तो मून मिशन तो यार अब आप सबको पता है, UPSC ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है इस पर। अब बहुत ही कम चांसेस है कि ये मून मिशन दोबारा से आएगा, है ना, बहुत ही कम चांसेस है। तो अब क्या आ सकता है, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन भी वैसे तो देखो पूछा जा चुका है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन इसमें आप समझो कि एक तो PSLV से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। इसके बेसिकली अगर हम लोग कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो 2 सितंबर 2023 को तो लॉन्च हुआ था, लेकिन लगभग 3-4 महीने के बाद ये एक लैग्रांज पॉइंट L1 है उस पर पहुंचता है। अब लैग्रांज L1 पॉइंट पर 6 जनवरी को पहुंचता है। याद रखना कि 6 जनवरी से ठीक 5 दिन पहले ही, मतलब कि 1 जनवरी को हम लोगों ने एक्सपोसैट मिशन भी लॉन्च किया था, अभी उसको भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर 6 जनवरी से लेके उसने L1 के हेलो ऑर्बिट में या फिर लैग्रांज पॉइंट के इस हेलो ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट किया और एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है लगभग 2 जुलाई को। और इसके साथ ही साथ इसने बहुत सारे सोलर स्टॉर्म की फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, है ना, अलग अलग रेंज में अर्थ ऑब्जर्वेटरीज़ के साथ मिलकर बहुत सारे डेटास को इसने साझा किया है। इसके कुछ अगर फेमस पेलोड्स की बात करें तो आप एक बार स्लाइड पॉज करके पढ़ लेना। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सोलेक्स हैं, जो कि एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है यार, एक पापा है, पापा को याद कर सकते हो क्योंकि ये आपके सोलर विंड को पढ़ता है। एक आपका सूट है, सूट को भी याद कर सकते हो जो कि आपके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, जो अर्थ के सन के अलग अलग लेयर्स होते हैं उनके बारे में बात करता है, उनकी पढ़ाई करता है। एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, एक सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। एक आपका मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने का मतलब है कि जितने भी ऐसे सन स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कितने सन स्पॉट मिल रहे हैं वो सब भी पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से कई सारे, और इनफैक्ट कोरोना भाई साहब, कोरोना का आपको पता है ना, सन के ऊपर जो ये कोरोना है, ये कोरोना बचपन में बनाते थे ना ऐसे, तो इसका टेम्परेचर एक्चुअल में सन के इस सरफेस से ज़्यादा है। उसके पीछे लॉजिक या फिर उसके पीछे रीज़न किसी को पता नहीं है, तो इन सब के बारे में भी ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगला मिशन जो इंडिया ने भेजा वो था गगनयान, मतलब भेजा नहीं है, प्लान्ड है गगनयान मिशन। मोस्ट प्रॉब्ली 2025 तक हम लोग इसको सोच रहे हैं भेजने के लिए। ये क्या है, क्रूड मिशन है गगनयान। क्रूड मिशन में हम लोगों ने कई सारे टेस्टिंग्स ऑलरेडी कर रखे हैं। देखो छोटी छोटी टेस्टिंग ही है, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्रू एस्केप सिस्टम पर टेस्टिंग की। मतलब कि मान लो कि इस लॉन्च मिशन में क्योंकि क्रू मेंबर्स जाएंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब किसी को भी भेज के छोड़ दो, है ना, इनके सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने, जो इनका 2 हिस्सा है यहाँ पर, एक है आपका क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर सारे क्रू मेंबर्स रहेंगे, और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल जो कि इससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज इस क्रू मेंबर्स को चाहिए होंगे वो सारे के सारे तामझाम जो है वो इसके अंदर किए गए हैं। दोनों अटैच्ड है, मतलब कि
ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड का रेगुलर बेसिस पर बाहर निकलना, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर बिल्ड करना, सारे एक्सपेरिमेंट करना, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सब है। तो गगनयान मिशन वैसे तो आप सबको पता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में एक क्रूड मिशन भेजना चाहते हैं, जो कि 3 से 5 दिन, कहीं 7 दिन भी लिखा होता है। इतने दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेंगे और फिर वापस अर्थ पर लैंड करेंगे। तो इंडिया का पहला क्रूड मिशन है ये, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टेस्ट किया गया वो यही देखा गया कि क्या क्रू एस्केप सिस्टम काम कर रहा है, मतलब इन एनी सच सिचुएशन जहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका लॉन्च व्हीकल जो है वो एकदम से गलत डायरेक्शन में या फिर कैंसिल हो रहा है या फिर मतलब समझ लो ख़राब हो गया, तो उस केस में जितने भी यहाँ क्रू मेंबर्स हैं उनको तुरंत के तुरंत एस्केप कर पा रहे हैं हम। तो उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है। इसके बाद हम लोगों ने क्रू मॉड्यूल्स के, एस्ट्रोनॉट्स के, इनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी हम लोग अलग अलग जगहों पर हम लोग इनको भेज रहे हैं कि भाई साहब जाइए ट्रेनिंग करिए। अभी यूएसए, अभी हाल फिलहाल में ही यूएसए गए हैं, वहाँ पर देख रहे हैं। अगला मिशन ऐसे ही जैसे हम बता रहे थे एक्सपोसैट है। ये क्या है? एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट है, मतलब कि ये एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है जो कि हमारे एस्ट्रोसेट सैटेलाइट को ये थोड़ा सा समझ लो ओवरकम करेगा। 5 साल के आसपास का इसका पूरा है और इसके अंदर आईपेक्स और जिसको एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर बोल रहे हैं और एक्सपेक्ट और पोलिक्स, ये 2-3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेलोड्स लगाए गए हैं। इनका काम क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि एक्सरे के एमिशन को पढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मेजर सोर्सेज होते हैं उनके स्ट्रक्चर को पढ़ेगा, कहाँ से एमिट हो रहा है उसको पढ़ेगा, उनके नेचर को पढ़ेगा। अब ये एक्सरे का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि ये दूर की रोशनी को बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ में लेके आ सकता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट होती है तो फिर आपको ना वो बहुत अच्छे से दिखती नहीं है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल बताता हूँ, आपके सामने कोई अगर तेज़ी से एक टॉर्च जला दे आँखों पर तो आपको उसके आसपास की कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी, है ना। फिर आप क्या करते हो, अपने हाथ को आंखों के सामने लाते हो और अपने उंगलियों के बीच से थोड़ा सा झांक के देखते हो कि अच्छा क्या है, तो आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। क्यों दिख जाती हैं? क्योंकि आपने मेजॉरिटी ऑफ द लाइट जो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही थी उनको कैंसिल करके एक सिंगल लाइट सोर्स को देखने की कोशिश की। ऐसा ही समझ लो यहाँ पर भी ये पूरा सिस्टम डन होता है। ठीक है, तो ये है पूरा आपका एक्सपोसैट मिशन। इसके बेसिस पर यहाँ पर एक और बात समझना कि जो एक्सपोसैट मिशन गया था ये अपने आप में एक ज़ीरो डेब्रिस मिशन था। ज़ीरो डेब्रिस मिशन क्यों? क्योंकि PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया था। इस C58 का जो पेलोड मॉड्यूल था, पेलोड मॉड्यूल, वैसे तो देखो पेलोड मॉड्यूल जो होता है वो आपके स्पेस में गोला गोला नाचता रहता है जिसको इसका कोई काम ही नहीं है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, जब इसको लॉन्च किया PSLV C58 पर, तो पेलोड मॉड्यूल पर भी इन्होंने बहुत सारे पेलोड्स लगा दिए। मतलब कि इसके ऊपर भी 10 पेलोड लगाए थे। इसको हम लोग पोम बोलते हैं, है ना। PSLV ग्रोथ स्टेज विल कैरी 10 पेलोड्स दैट विल रिमेन अटैच्ड एंड कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो इसने किए 2-3 महीनों में और फिर वापस से इसको डीऑर्बिट करके वापस से जला दिया गया। मतलब कि ज़ीरो डेब्रिस था अपना ये मिशन। अगला मिशन जो है वो इनसैट 3DS से रिलेटेड है। मतलब कि आपका एक ये इनसैट जो है ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया गया था GSLV से और इसको हम लोग बेसिकली एक और NVS-01 है। NVS-01 जो है ये आपका सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट है। नाविक जानते हो ना आप लोग, नाविक सैटेलाइट्स जो हमारे नेविगेशन सिस्टम पे काम करता है। तो ये नाविक सैटेलाइट है, इसमें तो पहले ही 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन था ही। इसके साथ ही साथ अब ये 2-3 और भी सैटेलाइट्स जा रही हैं जो कि सेकंड जनरेशन की सैटेलाइट है। इसमें सबसे पहला जो है NVS-01 गया है, जिसमें पहली बार इंडिया ने खुद का एक रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक लगाया है ना। इंडिजीनियसली बिल्ड है रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। इसके अलावा आप जैसे इनसैट 3DS की बात करते हो तो इसने कुछ बैंड एक्स्ट्रा कर दिया है, जिसके थ्रू हमारा मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, जिससे कि हम क्या कर सकते थे, अपने पूरे एटमॉस्फेयर की जो वर्टिकल हिस्से में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है उनके डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके थ्रू हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा वेदर फॉरकास्टिंग होगा वो और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा इनसैट 3DS के थ्रू। इसके अलावा और क्या है, RLV-TD, मतलब कि री लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए, LEX-02 और LEX-03। ये मार्च 22 और जून 7 पिछले साल में हुआ है ये सब, है ना। और इसके अलावा आप एक पुष्पक मिशन को भी देख सकते हो भाई साहब। पुष्पक मिशन ये मार्च 22 और जून 7 ये इस बार मतलब 2024 का है ये, है ना। तो ये पुष्पक मिशन जो है यहाँ पर वैसे तो देखो ये इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा होगा। ये तो बस उसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक डाउन स्केल वर्जन है उसका, है ना, डाउन स्केल वर्जन है। जिससे कि अभी क्या किया, इसको ना चिनूक हेलीकॉप्टर से ऊपर से छोड़ दिया गया नीचे। LEX-2 में सीधे के सीधे जहाँ उसको लैंडिंग पाथ था उसके ठीक ऊपर से छोड़ा गया और ये लैंड किया। और दोबारा क्या किया गया, उसके 500 मीटर दूर से चिनूक हेलीकॉप्टर से वापस छोड़ा गया, वापस से वो ट्रैक होकर अपने
लैंडिंग सरफेस पर आ गया। तो इससे हम लोगों ने ये तो कर लिया कि भाई साहब हमारे पास ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट डन है हमारा। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक्चुअल में चाहिए क्यों हमें? ये इसलिए चाहिए ताकि जितने भी हम पेलोड्स इसके अंदर भर के सैटेलाइट को लॉन्च करें उसके बाद एक्चुअल में ये रीयूज़ हो जाए। और रीयूजेबल से हमारा जो लॉन्च व्हीकल्स का या फिर जो सैटेलाइट भेजने का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 10% तक पहुंच जाएगा। अभी मतलब जितना भी खर्चा आ रहा है उसका 10% हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बार बार हम लोग तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं। एक SSLV है, ये है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देखो जब हमारा PSLV हो गया मान लो या जो भी है, ऐसे बड़े बड़े सैटेलाइट्स पर ना हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जब 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स PSLV एक साथ लेके गया और सबको प्लेस करके आया था। तो ऐसे ही समझ लो कि अब हम या तो इकट्ठा करें 100 सैटेलाइट की, हाँ भैया 2-4 आ गए हैं, बस 2-4-5 ही और जगह खाली है उसको पहले भर लेंगे फिर PSLV रॉकेट उड़ाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे हम। हमें इंस्टेंट तुरंत किसी को सर्विस देना है तो क्या करेंगे? तुरंत के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या है, इसमें इसका जो टर्न अराउंड टाइम है मतलब कि 72 घंटे के अंदर, मतलब आप समझ रहे हो 3 दिन के अंदर, 3 डेज़ के अंदर आप एक SSLV छोड़ सकते हो। 3 दिन बीतते दूसरा SSLV छोड़ सकते हो, ऐसे ऐसे करके। तो तुरंत छोटा छोटा वेट लेके जाएगा ये, है ना। इसका जो पेलोड कैपेबिलिटी है वो मुश्किल से 500 kg तक का ही है ना। तो 500 kg के छोटे छोटे सैटेलाइट्स, जबकि आपके PSLV जो है ये तो 1750 kg तक का है। और जब आपका GSLV या फिर LVM की बात करते हैं, जब सबसे एडवांस्ड जो हमारे पास अभी लॉन्च व्हीकल है LVM-03, अगर उसकी बात आप करोगे तो यहाँ पर आपका जो 4000 kg के आसपास वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकता है और 10,000 kg तक वो आपके लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकता है ना। लेकिन आप समझते हो अभी आपका जो स्टारशिप है जो एलॉन मस्क की कंपनी ने, SpaceX, उन्होंने भाई साहब जो बनाया है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। आप कमेंट करके मुझे बताना कि उसका पेलोड कैपेसिटी कितना है। यहाँ पर फिर इसरो के रोड मैप में एक रोड मैप आया था जिसमें ना 2047 तक एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी उसके बारे में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने, इसरो के चेयरमैन साहब हैं सोमनाथ जी, उन्होंने ये पूरा अनाउंस किया था, सोमनाथ जी ने। तो अब क्या हुआ कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब इन्होंने क्या किया कि जितना भी ऑपरेशनल काम था ना वो सब NSIL को दे दिया। इन्होंने बोला कि अब बवाल ही नहीं काटना, सारा का सारा NSIL काम करेगा। इसरो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में काम करेगा भाई साहब, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेगा। तो 25 साल का जो ये रोड मैप है इसमें क्या क्या बात बोली गई कि 2040 तक हम लोग कम से कम मून पर लैंड कर जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, मून से सैंपल रिटर्न मिशन भी लेके आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, मून के सरफेस पर एक लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन रखेंगे जो कि कुछ देर वहाँ पर रुक के आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, नासा के ल्यूनर गेटवे से डॉकिंग मैकेनिज्म को भी आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर में कंडक्ट करेंगे। हम लोग मून हैबिटेट्स बिल्ड करने की बात करेंगे, मतलब वहाँ पर स्पेस स्टेशन में जैसा कुछ बनाएंगे। और साथ ही साथ भारत अपना 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बोला जा रहा है। तो ये सारे रोड मैप्स थे यहाँ पर, है ना। इसके बाद गगनयान मिशन, हम लोगों ने गगनयान मिशन के बारे में वैसे तो देखो थोड़ा सा और भी पढ़ लिया था। गगनयान मिशन प्राइमरी फोकस में है अभी। ये 4 लोग को आप देख सकते हो, इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इनको बताया, फरवरी 27 में इनकी अनाउंसमेंट की थी। 4 लोग का नाम शुभांशु शुक्ला, प्रशांत नायर, अजीत कृष्ण और अंगद प्रताप, ये लोग चुने गए हैं हमारे गगनयान मिशन में जाने के लिए। और अलग अलग जगहों पर इनकी ट्रेनिंग वगैरह चलाई जा रही है। इसके साथ ही साथ एक ना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है ये बेसिकली हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया या फिर ल्यूनर प्रोग्राम जो इतने खतरनाक हम लोग आगे चलाने वाले हैं, इतना ज़्यादा वेट का होगा इसका स्पेस मिशन जो होगा पूरा, इतना ज़्यादा वेट का व्हीकल होगा स्पेस व्हीकल इसका कि इसको लॉन्च करने के लिए हमें बहुत भारी, अभी जो LVM-3 है ना इन सबसे काम नहीं चलेगा। तो हमें एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल चाहिए जो कि हैवियर पेलोड्स को भी ले जा सके। इसीलिए हम लोग NGLV कर रहे हैं और इसमें हम लोग सेमी क्रायोजेनिक इंजन लेने की बात कर रहे हैं। जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है बेसिकली वो क्या करता है, वैसे तो देखो क्रायोजेनिक इंजन हमारे पास ऑलरेडी है, वे विकास इंजन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्रायोजेनिक है। यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन, और हमारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन लेते हैं, ये तो बहुत ही ठंडा होता है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो रेगुलर फ्यूल जाता है ना वो नॉर्मली रहता है, केरोसिन जैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो केरोसिन जैसे फ्यूल जो है यहाँ पर ATF या केरोसिन जैसा फ्यूल जो है उसको हम लोग क्रायोजेनिक के सप्लाई में नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसका वेट थोड़ा ना कम हो जा रहा है। इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जा रही है। बस हमें ऑक्सीजन को ही कंप्रेस करके क्रायोजेनिक फॉर्म में लेके जाना पड़ रहा है। और क्रायोजेनिक इंजन में दोनों के दोनों, मतलब कि ये ATF जो होता था ये भी और साथ ही साथ ऑक्सीजन, दोनों को हम लोग को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखना पड़ता था।
तो ये सेमी क्रायोजेनिक है, आधा ही हिस्सा मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा। तो अब ये LVM-3 को फर्दर डेवलप कर रहे हैं हम इस हिसाब से। बाद में हम लोग GSLV वगैरह को देखो डिस्कार्ड कर देंगे, GSLV को नहीं यूज़ करेंगे, हमारे पास LVM-3 होगा और इसका भी एडवांस्ड वर्जन आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो इसकी भी बात हो रही है अभी, है ना। इसके अलावा NSIL मिशन, NSIL मिशंस क्या है कि इसरो ने अपने आप को रिसर्च पर फोकस किया है और जितने भी ऐसे मिशंस जो उसको कंडक्ट करने हैं ना उस कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए, वो सब काम दे दिया है NSIL को कि भाई साहब तुम देखो जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट इन सब से रिलेटेड सब कोई NSIL ही देखेगा। तो NSIL ने बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन कर लिए, जैसे SpaceX के साथ में साइन कर लिया कि भाई साहब GSAT-20 GSAT-N2 सैटेलाइट ये सब हमें लेके जाना है अपना, LVM-3 के बस की बात नहीं है, तो SpaceX जो है वो उस मदद कर लेगा। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसका कुछ अगर क्या बोलते हैं कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर LVM-3 अब आगे जो बनाना भी होगा वो अब इसरो नहीं बनाएगा। NSIL पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर एक ऑस्ट्रेलियन प्राइवेट स्पेस कंपनी उसके साथ मिलकर बनाने की बात कर रहा है। SSLV को भी ऑस्ट्रेलियन प्राइवेट कंपनी के साथ में बनाने की बात हो रही है। तो इस तरीके से ना अलग अलग जगहों पर लोग काम भिड़ा, मतलब कि ये ना सबसे कोलैबोरेट करके तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खोलने की बात कर रहा है NSIL। अब आप ऐसा समझ सकते हो। प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने भी कम कारीगरी नहीं दिखाई है। आपको अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में पता ही होगा, इन्होंने तो ऑलरेडी सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया है। इन्होंने अग्निकुल कॉस्मोस ने, अग्निकुल नाम से अभी हम लोगों ने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था जो उन्होंने लॉन्च किया था, पहला ऐसा था जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से किसी प्राइवेट लॉन्च व्हीकल से कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया हो। फिर इसके बाद स्काई रूट एरोस्पेस है, ध्रुव स्पेस एंड बेलेट्रिक्स एरोस्पेस है। ये सभी कुछ प्राइवेट स्पेस मिशंस हैं जो कि हमारे देश में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और हम सबको पता है कि इंडिया ने ऑलरेडी अपने स्पेस सेक्टर्स को FDI के लिए ओपन कर दिया है। अप टू 100% FDI इसके लिए आ गया है। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 74% की सीलिंग लगा दी गई है। सिमिलरली जो लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 49% की सीलिंग लगाई गई है। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें जितने भी स्पेस से रिलेटेड है वो सब आप 100% FDI लेके आ सकते हो। तो आगे आने वाले टाइम पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी इंडिया में आके कई सारे स्पेस सेक्टर को डेवलप करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया, इतना ही था भाई साहब। अगर इसकी PPT आपको चाहिए तो फटाफट से इस टेलीग्राम से ले लेना, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं इस टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।